गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ विद्यालय की लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, जिसमें हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। जिससे मैंने आपको बताया था सामान्यकालीन शक्तियों में एक तो कार्यपालिका शक्तियां, दूसरी थी अपने विधायी शक्तियां। तो पिछले जो वीडियो था हमारा 5.4 उसमें हमने पढ़ा था विधायी शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हमने इसका अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा था कि वह संसद का सत्र बुलाता है, अधिवेशन बुलाता है, उसे स्थगित करता है। और जैसा आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर, और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति आप देखेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है, राष्ट्रपति को कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, संविधान का जो अनुच्छेद है कौन सा, अनुच्छेद 72, उसके अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी सजा पाए हुए व्यक्ति को, किसी सजा पाए हुए व्यक्ति को समाधान दे सकता है। समाधान दे सकता है। इन शक्तियों का प्रयोग, इन शक्तियों का प्रयोग इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति तीन प्रकार के मामलों में कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया भी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 न्यायिक शक्तियों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 72 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी सजा पाए हुए व्यक्ति को समाधान दे सकता है। कि किसी व्यक्ति को न्यायालय ने सजा सुना दी हो, न्यायालय में वो दोषी पाया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति समाधान दे सकता है। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति 3 प्रकार के मामलों में कर सकता है।
इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कितने प्रकार के मामलों में, 3 प्रकार के मामलों में कर सकता है। जैसे नंबर 1, जहां सजा किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दी गई हो। पहला है इसमें कि जहां सजा किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दी गई हो, ठीक है, ऐसे मामले में राष्ट्रपति समाधान कर सकता है। एक बार दोबारा से बता रहा हूं कि अनुच्छेद 72 के तहत या अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार दिया गया है, जिसमें 3 प्रकार के मामलों में इसका प्रयोग कर सकता है। तो पहला मामला मैंने आपको बताया, जैसे अगर किसी व्यक्ति को सैनिक न्यायालय द्वारा सजा दी गई है तो वह उसे समाधान कर सकता है। समझ रहे हैं कि जहां सजा किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दी गई हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद नंबर 2 बात करेंगे हम उन सभी मामलों में जहां सजा ऐसे अपराधों के लिए दी गई हो, उन सभी मामलों में जहां सजा ऐसे अपराधों के लिए दी गई हो, ऐसे अपराधों के लिए दी गई हो, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं, शक्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नंबर 3, उन सभी मामलों के लिए जिसमें मृत्युदंड दिया गया हो, उन सभी मामलों के लिए जिनमें मृत्युदंड दिया गया हो, उन सभी मामलों के लिए जिनमें मृत्युदंड दिया गया। तो नंबर 2 और नंबर 3 को एक बार दोबारा से हम देखेंगे कि उन सभी मामलों में जहां सजा ऐसे अपराधों के लिए दी गई हो, उन सभी मामलों में जहां सजा ऐसे अपराधों के लिए दी गई हो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नंबर 3, उन सभी मामलों के लिए जिनमें मृत्युदंड भी दिया गया हो, उन सभी मामलों के लिए जिनमें क्या दिया गया हो, मृत्युदंड भी दिया गया। ऐसे सभी मामलों में राष्ट्रपति को समाधान करने, ऐसे सभी मामलों में ऐसे सभी मामलों में राष्ट्रपति को
समाधान, राष्ट्रपति को समाधान करने की दंड को कम करने की दंड को कम करने की तथा सजा को बदलने का अधिकार है, तथा सजा को बदलने का अधिकार है। कहने का मतलब अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी सजा पाए हुए व्यक्ति को समाधान दे सकता है। वह किसी भी सजा पाए हुए व्यक्ति को क्या कर सकता है, समाधान दे सकता है। और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति 3 प्रकार के मामलों में कर सकता है। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति 3 प्रकार के मामलों में कर सकता है। देखो कौन से वो 3 प्रकार के मामले, जैसे नंबर 1, जहां सजा किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दी गई, जहां पर सजा किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दी गई हो। नंबर 2, उन सभी मामलों में जहां सजा ऐसे अपराधों के लिए दी गई है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नंबर 3 है, उन सभी मामलों के लिए जिनमें मृत्युदंड दिया गया हो, ऐसे सभी मामलों में राष्ट्रपति को समाधान करने की, उसके दंड को कम करने की तथा सजा को बदलने का अधिकार भी दिया गया है। तो ये थी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। थर्ड पॉइंट था हमारा कौन सा, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे जो फोर्थ पॉइंट है इसका, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों की जब हम बात करते हैं संघ की वित्त संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। संघ की वित्त संबंधी शक्तियां किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। जैसे नंबर 1, राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के अनुसार संसद के समक्ष संघ का
वार्षिक आय व्यय प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब अनुच्छेद 112 के अनुसार, अनुच्छेद 112 के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के समक्ष संघ का वार्षिक आय और व्यय प्रस्तुत करता है। नंबर 2, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में किसी भी प्रकार के धन की मांग नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब नंबर 2, वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। नंबर 2 की बात करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां कौन सी है, जिनके बारे में संघ की वित्त संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। संघ की वित्त संबंधी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के अनुसार, संसद के समक्ष संघ का वार्षिक आय व्यय प्रस्तुत करता है। संघ का वार्षिक आय और व्यय प्रस्तुत करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 112 के तहत। नंबर 2, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में किसी भी प्रकार के धन की मांग नहीं की जा सकती। संसद में किसी भी प्रकार के धन की मांग नहीं की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं नंबर 3। एक बार आप इसको देख लें। नंबर 3 पॉइंट, राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति की अनुमति से ही
अनुमति से ही लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता तब तक लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ये था इसका थर्ड पॉइंट। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के अनुसार संसद के समक्ष संघ का वार्षिक आय प्रस्तुत करता है। दूसरा हमने देखा राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में किसी भी प्रकार के धन की मांग नहीं की जा सकती है। ठीक है। अब तीसरा हम बात करेंगे राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं नंबर 4, राष्ट्रपति को वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार है। कहने का मतलब भारत के राष्ट्रपति को वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट नंबर 5, राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आयकर और अन्य करों से प्राप्त आय को आयकर और अन्य करों से प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में बंटवाता है। केंद्र और राज्यों में बंटवाता है। कहने का मतलब ये थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, ये थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, जिनमें मैंने आपको बताया राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के अनुसार संसद के समक्ष संघ का वार्षिक आय और व्यय प्रस्तुत करता है। दूसरा मैंने आपको बताया राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी प्रकार की धन की मांग नहीं की जा सकती है। नंबर 3, राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति हो तभी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। नंबर 3, राष्ट्रपति को वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति का भी अधिकार
है। कहने का मतलब भारत का जो राष्ट्रपति है उसको वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य जो उसके सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद आता है नंबर 5 पॉइंट कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति जो वित्त आयोग की सिफारिश है उनके आधार पर आयकर और अन्य करों से प्राप्त आय, आयकर और अन्य करों से प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में बंटवाता है। कहने का मतलब केंद्र में और राज्यों में उसको बंटवाता है। ये थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। तो आगे हम बात करेंगे अब राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। नेक्स्ट न्यू पॉइंट है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। आगे के बात करेंगे पॉइंट में कि राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, या वीटो के अधिकार, जिन्हें हम कह सकते हैं वीटो के अधिकार, विशेषाधिकार या वीटो के अधिकार। ठीक है, तो जिसमें है फर्स्ट पॉइंट पुनर्विचार करने की शक्ति, पुनर्विचार करने की शक्ति, ये है फर्स्ट पॉइंट। राष्ट्रपति के वीटो की शक्तियों का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पुनर्विचार करने की शक्ति। अनुच्छेद 111 के अनुसार, मैंने आपको पहले बताया था, अनुच्छेद 111 के अनुसार कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। बन सकता है राष्ट्रपति ऐसे किसी साधारण विधेयक को, राष्ट्रपति ऐसे किसी साधारण विधेयक को, साधारण विधेयक को संसद को लौटाकर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन संसद यदि उसी विधेयक को पारित करके, लेकिन
यदि संसद उसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। इस तरह राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को इस तरह राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। जो उसका एक विशेष अधिकार है, जो उसका एक विशेष अधिकार है। कहने का मतलब, हम इस पॉइंट को एक बार दोबारा से देखेंगे। राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की हम बात करते हैं। राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार है, अर्थात जिन्हें वीटो पावर कहते हैं, कि राष्ट्रपति को कौन कौन से वीटो पावर है या वीटो की शक्तियां कौन कौन सी राष्ट्रपति। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा पुनर्विचार करने की शक्ति। पुनर्विचार करने की शक्ति। तो इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 111 के अनुसार, अनुच्छेद 111 के अनुसार कोई भी विधेयक, अनुच्छेद 111 के अनुसार कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। मतलब जब तक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करे किसी भी साधारण विधेयक पर, तब तक वो साधारण विधेयक किसी भी प्रकार से कानून नहीं बन सकता है। कहने का मतलब किसी साधारण विधेयक पर जब राष्ट्रपति साइन या हस्ताक्षर करेगा तभी उस विधेयक को कानून की श्रेणी में माना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य अनुच्छेद 111 इस बात की पुष्टि करता है। तो अनुच्छेद 111 के अनुसार कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है, और राष्ट्रपति ऐसे किसी साधारण विधेयक को संसद को लौटाकर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि विधेयक में किसी प्रकार की कोई कमी है या उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति उस साधारण विधेयक को एक बार दोबारा से संसद के समक्ष पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। संसद को लौटाकर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन यदि संसद उसी विधेयक को पारित करके, लेकिन यदि संसद उसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है, इसके पास भेजती है, राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है।
कहने का मतलब सेम कंडीशन में अगर संसद मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव या संशोधन न करके संसद उसी स्थिति में उसको भेज देती है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या है, बाध्य है। इस तरह राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जो कि उसका एक विशेष अधिकार भी है, जो कि उसका क्या है, एक विशेष अधिकार है। तो ये था राष्ट्रपति का एक विशेष अधिकार जो हमने पढ़ा। फर्स्ट, पुनर्विचार करने की शक्ति। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखेंगे सेकंड जो है पॉकेट वीटो। कई बार बोर्ड एग्जाम में इसको क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है कि पॉकेट वीटो से आप क्या समझते हैं, क्या राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो को समझाइए। या दूसरे रूप में इसको बोर्ड एग्जाम में पूछता है जेबी निषेधाधिकार किसे कहते हैं, जेबी निषेधाधिकार किसे कहते हैं, या जेबी निषेधाधिकार से आप क्या समझते हैं, अर्थात पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सामान्य जानकारी दूंगा। इसके बारे में विस्तार से हम कल अध्ययन करेंगे। सामान्य जानकारी जैसे संविधान में राष्ट्रपति के लिए, संविधान में जो भारत का राष्ट्रपति है उसके लिए विधेयक पर फैसला करने के लिए, उसके लिए विधेयक पर फैसला करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। कहने का मतलब विधेयक पर वो इतने दिनों में विचार करे, ऐसी कोई समय सीमा फिक्स नहीं की गई, ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई। लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति न तो विधेयक पर हस्ताक्षर करता है और न ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जब राष्ट्रपति नहीं तो उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजता है और ना ही उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर करता है, बल्कि उसे अपने पास लंबित रख लेता है, बल्कि उसे अपने पास कुछ दिनों के लिए पेंडिंग रख देता है, जिससे विधेयक पारित नहीं हो पाता है, जिससे विधेयक क्या नहीं हो पाता, पारित नहीं हो पाता है। उसे ही राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। उसे ही राष्ट्रपति का क्या कहते हैं, जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो कहते हैं, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति यानी जेल सिंह ने डाक विधेयक के संदर्भ में किया था। इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति कौन, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। और किस विधेयक के संदर्भ में किया गया था, डाक विधेयक, डाक बिल विधेयक के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया। इसका, इस पॉकेट वीटो का या जेबी निषेधाधिकार। तो कहने का मतलब
जो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हमने पढ़े उनमें पहला हमने पढ़ा एक तो पुनर्विचार करने की शक्ति, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 111 जो कि इंपॉर्टेंट है कि जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हमने देखा दूसरा जो राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है पॉकेट वीटो, जिसे मैंने आपको बताया, जैसे विस्तार से कल चर्चा करेंगे इसमें कि कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को न ही तो हस्ताक्षर करता है उस पर और न ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजता है, बल्कि उसे अपने पास लंबित रख लेता है, पेंडिंग रख लेता है। तो ऐसी स्थिति में विधेयक पारित नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में विधेयक पारित नहीं हो पाता है और इसे ही राष्ट्रपति का क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। और इस जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने। किसने किया था? राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने। और किस विधेयक के संदर्भ में? डाक बिल विधेयक के संदर्भ में या डाक विधेयक के संदर्भ में किया था। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट आगे हम इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।